जवाब तो चाहिए का समय हो रहा है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आज जुमे का दिन, लेकिन ये जुमा बन गया फसाद का जुमा। आज हम सीधे कुछ तस्वीरों के साथ आज जवाब तो चाहिए की शुरुआत कर रहे हैं। एक के बाद एक तस्वीरें आपके सामने पहले रखते हैं। इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगाइए, खुद आकलन कीजिए कि क्या वाकई जुमे के दिन जो नमाजी बाहर निकले थे आज वो वही नमाजी हैं या फिर उत्पाती। जुमे की नमाज खत्म होती है और उसके बाद विरोध प्रदर्शन के नाम पर उत्पात उपद्रव नजर आता है। एक तस्वीर सबसे पहले आपके सामने रख रहे हैं। ये तस्वीर बिहार नालंदा की है। जुमे की नमाज के बाद पोस्टर लिए ये शख्स, देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। पैगंबर मोहम्मद पर कथित विवादित बयान के बाद सड़कों पर घमासान की तस्वीरें, लेकिन घमासान विरोध के बीच में उत्पात उपद्रव दंगा पत्थरबाजी आगजनी और फिर मारने काटने के ऐसे पोस्टर्स। क्या ये विरोध का तरीका है? ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। नालंदा बिहार से ये तस्वीर आई है जिसमें खुलेआम सड़क पर तख्तियां लेकर कहने को ये नमाजी हैं, लेकिन नमाजी किस तरीके से मारने काटने की धमकियों का पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे थे, ये इसकी पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें नजर आई। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं झारखंड की राजधानी रांची की, जहां पर जुमे की नमाज के बाद उपद्रवी इतने ज्यादा बवाल काटते हुए नजर आए कि पुलिस भी उनके आगे बेबस नजर आई थी। एम्बियंस पर जरा इस ऑडियो को सुनिए, इस आवाज को सुनिए। एक बेबस पुलिसकर्मी की आवाज जो इन पत्थरबाजों के बीच में फंस जाता है, जिसकी जान पर बनाती है। जरा देखिए और सुनिए। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको देखिए देखिए पत्थर चला रहा है। देखिए देखिए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर देखिए पत्थर चला रहा है सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। पैनल उस ऑडियो को आप सुना सके, दोबारा एक बार फिर से दिखाइए कि रांची में नमाज होती है, नमाज के बाद बवाल होता है, उत्पाती उपद्रव इस कदर बेकाबू हो जाते हैं कि पुलिस वाले भी बेबस नजर आते हैं। पुलिस वाले इतने बेबस नजर आते हैं कि वो अपनी जान बचाने के लिए अपने सीनियर ऑफिसर्स को कॉल करते हैं कि किसी तरह से उनकी जान बचा ली जाए। अब ऐसे लोगों को आप क्या नमाजी कहेंगे? और ये तस्वीरें हिंदुस्तान के अंदर की है, ये तस्वीरें भारत के एक राज्य झारखंड की राजधानी रांची की है। ये कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान नहीं, ये हिंदुस्तान है जहां पर अल्पसंख्यक होने का दम भरने वालों ने आज पुलिस को भी लाचार कर दिया। किस कदर पुलिस वाले घिर चुके थे, आप खुद इस ऑडियो को सुनिए। सर फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। देखिए देखिए पत्थर चला रहा है, देखिए देखिए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर देखिए पत्थर चला रहा है सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। पुलिस वाले किस कदर बेबस नजर आते हैं, आपने उनकी आवाज सुनी। लेकिन उसी दौरान हो क्या रहा था झारखंड में, रांची में जो मेन बाजार है, जहां पर अमूमन बहुत हलचल होती है, आज के दिन नमाज होती है और नमाज के बाद वहां पर जो हाल होता है वो आपके सामने है। आगजनी होती है, पूरी तरह से पत्थरबाजी होती है, पूरे इलाके को सैबोटाइज कर लिया जाता है। पुलिस वहां पर अमूमन होती है, लेकिन आज पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि जो नमाजी यहां पर फ्राइडे को जुमे की नमाज के दिन सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, आज अचानक से फ्लैश मॉब के रूप में इकट्ठा हो जाएंगे और उसके बाद जमकर होगा उपद्रव, जमकर होगी आगजनी, जमकर होगी पत्थरबाजी। सवाल ये है कि ये लोग क्या जो अपने आप को विरोध प्रदर्शक कह रहे हैं, प्रदर्शनकारी कह रहे हैं, अपने आप को नमाजी कह रहे हैं, अपने आप को
ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें आक्रोश है, तो ये आक्रोश का क्या सही तरीका है? क्या ये विरोध का तरीका है? क्या पूरे के पूरे शहर को अपने हाथ में ले लेना, उसकी कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से हल्ला बोलना, क्या इसे आप विरोध प्रदर्शन कहेंगे? अब अगली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये प्रयागराज का अटाला इलाका है। आपको बता दें कि ये वो इलाका है जहां पर बहुतायत मुस्लिम समुदाय रहता है। अक्सर यहाँ पर सड़कों पर नमाज होने के लिए सड़कों को सैबोटाइज कर दिया जाता है, ट्रैफिक रुक जाती है। हालांकि इधर बीच कुछ हद तक काफी कुछ कंट्रोल किया गया था, लेकिन आज अनकंट्रोल्ड सिचुएशन उस वक्त हो गई जब प्रयागराज में भी इस इलाके में नमाज के बाद ये पत्थरबाज निकल आए। ये कश्मीर नहीं है साहब, ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है प्रयागराज को, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है प्रयागराज को। वहां पर इन पत्थरबाजों ने जो किया वो आपके सामने है। अगर पत्थरबाजों वाला वीडियो एक बार फिर से जरा हमारे दर्शकों के सामने रखें कि प्रयागराज में पत्थर फेंक रहे थे, ये नमाजी कहे जाएंगे या फिर पत्थरबाजी नमाजी? ये देख लीजिए, ये पत्थरबाज नमाजी हैं। ये कौन सी नमाज पढ़कर आए थे और उसके बाद इन्होंने जो सड़कों पर किया वो आपके सामने है। पुलिस ने बल प्रयोग भी इसीलिए किया। हालांकि आपको यहाँ पर एक बात बता दें पहले से ही कि पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि जुमे की नमाज के दिन कुछ हो सकता है, इसलिए जो तमाम अमन कमेटी है, जो पीस कमेटी है, उसके साथ, वहाँ के मौलानाओं के साथ पुलिस ने बाकायदा एक बैठक की थी कि सब कुछ कंट्रोल रहे, कुछ भी ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आए। बावजूद इसके वायदा किया गया था, लेकिन उन वायदों पर पानी फेरती ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बवालियों ने जमकर बवाल किया, पत्थर फेंके। पत्थरबाज नमाजी ये उत्पाती कह रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने पुलिस को भी नहीं बख्शा, फिर पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा है। अगली तस्वीरें लेकर आए कि इस तरह से प्रयागराज में न केवल पत्थरबाजी हुई बल्कि आगजनी भी जमकर हुई है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें भी प्रयागराज की ही है, जहां पर जो बाहर जो दुकानें थी, पहले कहा गया कि बंद का आह्वान किया गया है। ये यहाँ पर एक छोटी मार्केट है, कहने को छोटी मार्केट है लेकिन बहुत ही ज्यादा चलने वाली मार्केट जिसे कहा जाता है। उस मार्केट में जो गाड़ियां खड़ी थी उनको भी इन पत्थरबाजों ने, इन बवालियों ने अपनी जद में ले लिया। जमकर आगजनी की गई। देखिए, ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया, एक स्कूटर को आग के हवाले कर दिया गया, सड़कों पर पड़े हुए हैं पत्थर। अंदाजा आप लगाइए कि ये करना क्या चाह रहे थे, ये कौन सा संदेश देने की कोशिश हो रही है। तो करीब 1 से 2 घंटे तक पूरे इलाके को अपनी जद में ले रखा था इन उत्पातियों ने। मुरादाबाद की अब अगली तस्वीर आप देख लीजिए। ये मुरादाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर पहले तो नमाज के नाम पर इकट्ठा हुए, नमाज की, और उसके बाद ये तस्वीरें, पत्थर फेंके गए, पत्थर पुलिस वालों पर फेंके गए, पत्थर हर उस शख्स पर फेंके गए जो इस इलाके से आ जा रहा था। और इसमें जो उत्पाती नजर आ रहे हैं, सर पे टोपी, हाथ में पत्थर, तय कीजिए कौन है ये लोग। गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की बड़ी कोशिश की गई। नुपुर शर्मा से नाराजगी है, लेकिन नाराजगी का क्या ये मतलब है जब कानूनी कार्रवाई अपने दिशा में आगे बढ़ रही हो? तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये विरोध प्रदर्शन का सही तरीका है? क्या ये आक्रोश दिखाने का सही तरीका है? क्या आपको देश के संविधान पर, देश के कानून पर विश्वास नहीं है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको गली मोहल्ले में निकलने से डर लगता है? मौलाना मदनी आप चुप हैं। जब एक बड़ा जलसा करके देवबंद में सीधे तौर पर आंख में आंसू भर के मौलाना मदनी ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि मुसलमान डरा हुआ है, वो अपनी गली मोहल्लों से बाहर निकलने में डरता है, आज इन तस्वीरों को देखकर क्यों मौन है? आज कहाँ है उनका वो बयान? क्या इस भीड़ में कोई एक ऐसा शख्स है जिसके चेहरे पर कोई खौफ नजर आ रहा है, कोई डर नजर आ रहा है? इन्होंने तो सर पर टोपी पहनी और हाथ में पत्थर लिया और शुरू हो गए वो करने को जिसे सीधे सीधे कहा जाएगा कि लोकतंत्र में ये अच्छी तस्वीर नहीं है।
तो मुरादाबाद में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि इन उत्पातियों ने पूरी तरह से 1-2 घंटे तक यहां पर इसी पत्थरबाजी, इसी उपद्रव, इसी बवाल, इसी तरीके की तस्वीर पेश करने की कोशिश वो लगातार कर रहे थे। पुलिस पहले समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन अंततः उन्हें बल प्रयोग करना पड़ा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आप लगातार देखिए, सवाल ये है कि अगर हम रांची की बात करते हैं, अगर हम मुरादाबाद की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक खास चीज निकल कर आती है। जो जुमे की नमाज थी वो खत्म हो गई थी 3 बजे, लेकिन अचानक से 5 बजे फ्लैश मॉब निकलता है और इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या जैसे जैसे शाम होती जाएगी, रात होती जाएगी, क्या ये उपद्रवी कुछ और करने के फिराक में तो नहीं है? क्या ये सिर्फ एक ट्रेलर है? क्या पिक्चर अभी बाकी है, जैसा कि कानपुर हिंसा के दौरान भी देखने को मिला था? फोर्सें लग चुकी हैं यहाँ पे, जितनी भी हमारे आरएफ के थे जवान थे और पीएससी फोर्स जो कि मुस्तैद है यहाँ पे और अपना बराबर काम कर रही है। जितने भी उपद्रवी थे उनको खोज के खदेड़ा जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। और बता दो अभी इस साइड हमें पीछे देख सकते कितने पत्ता पड़े हैं और पुलिस ने सख्ती से पेश आई हमारे साथ है। आप देख सकते हैं हमारे कुछ जवान इधर बैठे हुए हैं जिनके पैर में चोट लग चुका है और ये खून के ब्लड आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पैर में खून लगा, ब्लड लगा यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो उपद्रवी थे उन्होंने बेस टारगेट करके पवन, आपके पास वो जवान मौजूद है, उनसे भी बातचीत कीजिए। उन्होंने क्या देखा, किस तरह से इस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। सर ये बताइए कि कितने लोग थे, क्या सुबह बात बताइए सर। ये बोलना ही चाह रहे हैं क्योंकि आला अधिकारी यहाँ पे खड़े हुए हैं सर, तो ये कहीं बोलना ही चाह रहे हैं। तो डीएम, एसएसपी खुद, आईजी साहब यहाँ पर है, सब तो पूरी कंट्रोल से वर्ती कर रखी है। तो कहीं ना कहीं बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा ये नमाज के बाद जो इनका वो ये देखिए फिर से चालू हुआ यहाँ पर। ये उपद्रवी देख सकते हैं फिर से, ये देखिए फिर से चलाई गई, आंसू गैस चलाई गई यहाँ पे, स्मोक है वो चलाई जा रही है। यानी कि अभी आंसू गैस के गोले पवन छोड़े जा रहे हैं। और क्या दूसरी तरफ जी उसी तरफ देखिए पत्थर जो पड़े उधर अभी कोई उपद्रवी पड़े हुए खदेड़े उनको जा रहा है। अभी भी आंसू गैस चलाई, देखिए यहाँ पे जो हमारे जवान है इस वक्त देखिए आंसू गैस स्प्रे कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ खड़े हैं, ये जो टीयर स्मोक न्यूट्रिशन है बार बार चलाई जा रही है, खदेड़ा जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनका एक पूरा बल, पूरा एक जो हुजूम यहाँ पर खड़ा है, बैठा हुआ है, जो अभी भी कहीं ना कहीं घर गलियों में घुसा हुआ है और कहीं ना कहीं पत्थरबाजी करने के लिए पैर में है। पर पूरी तरह से यहाँ पे जो जवान है, पीएससी के जवान है, जो आरएफ है, पूरी मुस्तैदी साथ यहाँ पे डटे हुए हैं। कोई भी ऐसा पत्र नहीं कर सकता है। तो कहता हूँ ये बहुत ही बड़ा जो प्लानिंग के साथ जो नमाज के साथ किया गया था, जबकि पुलिस यहाँ पूरी तरह मुस्तैद थी, सब कुछ था, उसके बाद भी ऐसा ही घटना की गई। तो ये बहुत बड़ी इजाजत हो सकती है और इनका एक बहुत बड़ा हुजूम था। जी पवन, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि काफी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है और आंसू गैस के गोले अभी भी दागे जा रहे हैं, यानी कि स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। और बस कुछ ही देर के बाद अंधेरा होगा और उसके बाद कह सकते हैं कि रात के अंधेरे में ये उपद्रवी फिर से निकलने की नापाक कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ, ये कहीं ना कहीं गली में जो छुप के बैठे हैं, छतों में छुप के बैठे हैं। हाँ। इनका मोटिव यही है कि हम कुछ ही देर में फिर से निकले, अगर यहाँ से फोर्स हटे तो हम अपना काम फिर से करें। हाँ। और हम फिर से पत्थरबाजी स्टार्ट करें, बमबाजी करें। बता रहा हूँ कि जो लोकल बम, जो देसी बम होता है, हाँ। वो भी ये पटक रहे हैं यहाँ पे। फिर से आपको आवाज सुनाई पड़ रही होगी, मैं लगातार दिखाना चाहता हूँ फिर से किस तरह वो खदेड़ा जा रहा है, पीछे से फिर खदेड़ा जा रहा है। ये अब जेसीबी भी आग गई, जो इतने पत्थर सड़क पर पड़े थे उनको हटाया जा रहा है ताकि उपद्रवी दोबारा पत्थर को यूज न कर सके। और उसके कारण दोबारा जो यहाँ पे आर्जनी जो किया है, उन्होंने गाड़ियों को फूका है। तो आपने देखा मेरे सहयोगी पवन उपाध्याय की वो रिपोर्ट है जो वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और वहां पर जैसा कि ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा ने पहले ही हमें ये आगाह कर दिया था कि जो तस्वीरें हैं ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी और बड़ी हो सकती है, क्योंकि कानपुर हिंसा की तर्ज पर अभी धीरे धीरे कुछ और हरकतें हो सकती हैं। तो कुछ वैसा ही प्रयागराज में नजर आने लगा। जैसे जैसे शाम ढल रही है ये उपद्रवी और ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। रात होने तक क्या देश भर में और कोई खौफनाक कहीं कुछ साजिश तो नहीं रची जा चुकी है, कुछ और मंजर तो नहीं देखने को मिलेगा? ये बड़ी चुनौती है। इन सब के बीच में पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी कि रांची में जिस तरीके से मंदिर को निशाना बनाया गया है, प्रयागराज में भी ये सुनने को आ रहा है कि कुछ मंदिरों को निशाना बनाया गया है, उन वीडियोस को भी जरा जल्दी दिखाएं। लेकिन उससे पहले क्योंकि पवन उपाध्याय भी हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ फॉर्मर एसीपी वेद भूषण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा स्क्रीन पर ले आए।
पवन, मैं पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि अब शाम के 7:30 लगभग होने वाले हैं और इस बात का अंदेशा पहले ही लगाया जा रहा था कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इन उत्पातियों की पूरी स्ट्रैटेजी में एक बदलाव होगा। ये उत्पाती पॉकेट्स के रूप में बाहर निकलकर पूरी तरह से उपद्रव मचा सकते हैं। फिलहाल अभी राइट नाउ क्या सिचुएशन? जी लवनी, आपको बताना चाहता हूँ, इस तक जो कि पुलिस बल ने पूरा कंट्रोल कर लिया है मामले को, जो कि एरिया है प्रयागराज का अटाला, जो कि सब संदेश के लिए माना जाता है। अब तक पूरी पुलिस फोर्स जो है, आरएफ है, बेसिक जवान है, जो कि लोकल पुलिस है, यहाँ पे एसएसपी एडीएम है, जितने लोगों ने अब तक वो कंट्रोल कर चुका है। पर कहीं ना कहीं ये फिर उपद्रव आगे आ सकते हैं, तो अभी भी सारी फोर्सेज आ चुकी है और भी फोर्सेज आज जितनी फोर्सेज है और भी फोर्सेज बुलाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक जो इनका मंसूब था, पूरा जो मंसूब था इनका कि प्रयागराज को दहलाने का, जिस तरह से कर, पर उनके मंसूब को अपने नहीं पा पाए और यहाँ की जितनी फोर्सेज, सीआरएफ की फोर्स, हमारे बेसिक जवान थे, उन्होंने पूरा कंट्रोल कर चुका है। फिर अभी कोई ऐसी बातें यहाँ प्रयागराज में नहीं है। फिर देखा जा रहा है कि अभी कहीं ना कहीं आप देख सकते आवाज आ रही है, खदेड़, उन लोग को पकड़ा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है पीछे भी। तो कहीं ना कहीं उन सबको भी गली मोहल्ले जो कि छुपे हुए हैं, धीरे कहीं निकले ना, तो पुलिस फोर्स पूरा एक बात पवन, एक बात क्लियर करें क्योंकि मैं खुद प्रयागराज से हूं, इसलिए कुछ इलाकों की जरा बात कर ली जाए कि अटाला, डुरला रोड, करेली, करेला बाग, ये सारे इलाके हैं, कटघर, यहाँ पर मुस्लिम बहुतायत से रहते हैं। तो इन इलाकों की क्योंकि सकरी गलियां भी यहाँ पर हैं, जो तस्वीरें सामने आई है, कहा जा रहा है कि इलाकों का फायदा उठाया गया है, सकरी गलियों का फायदा उठाया गया है। तो पुलिस ने क्या सिर्फ मेन रोड्स पर पुलिस डिप्लॉयड है, वहां पे सैबोटाइज किया गया है, लेकिन जो अंदर अंदर गलियां हैं, जहां से ये उत्पाती निकल कर आ रहे हैं, उसे लेकर किसी तरीके की तैयारी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे जो गली मोहल्ले हैं, फिलहाल छतों से भी पथराव किया गया है, गलियों से भी जो देसी बम है वो मारा जा रहा है। हाँ, जितने भी हमारे आरएफ के जवान और पीसी जवान है, वो फ्लैग मार्चिंग बराबर कर रहे हैं। गलिया में जो कि छुपे हुए हैं उनको भी खदेड़ के निकाला जा रहा है। तो मुस्तैदी से मजबूत वहां पे अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और गली में भी फ्लैग मार्चिंग कर रहे हैं। जितनी भी गलियां कचरी, जितनी सक्रिय गलियां है उसमें भी फ्लैग करी। कहीं ना कहीं वो बिल में छुप के बैठे हैं, उनको भी खदेड़ के जो आरएफ के जवान है, वो पीसी जवान निकाले जा रहे हैं। उनके आला अधिकारी भी आ चुके हैं ऑन रोड पे। तो कहीं ना कहीं किसी को भी बख्शा नहीं जाए, क्योंकि इस तरह की वारदात जो कि प्रयागराज में उम्मीद नहीं थी कि ऐसा एक हुजूम, पथराव, और लावनी सबसे बड़ी बात यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को टारगेट किया गया। वो इस पथराव में थे, जो कि 8 से 10 साल 12 साल लड़के थे, उनको आगे किया गया और उनके पीछे से जो बड़े लोग थे वो उनको मोटिव करने, उसारने लगे और पथराव करने। बड़ी बात थी ना, तो उस वक्त जो कमेटी में 20 मेंबर जो यहाँ पे कमेटी में बैठी थी, जो कि मौलाना थे ना, वो सड़क पे आए उनको पदरी को मना करने के लिए कि आप ऐसा मत करिए ना, कोई ऐसा नहीं आया। बस खाली बड़ी बड़ी बातें करते थे मौलवी जी कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, वो बस की शुरू कल से ही कहा जा रहा है, एसएसपी के द्वारा, एडीजी के द्वारा, आईजी के द्वारा, डीएम के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ऐसी गतिविधियां कृपा करके यहाँ ना किया जाए, जिसके कारण यहाँ पे किसी पर इनका एक फुल मोटिव था प्रयागराज को दहलाने का, आगजनी फैलाने का और दुकान नष्ट करने का। पर वो अपने मंसूबों में नहीं काम हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ठीक है पवन, आप मेरे साथ बने रहे। हमारे साथ वेद भूषण विजय भी जुड़ चुके हैं। वेद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और देखिए, बहुत सारी डिबेट्स हम अभी बीते दिनों कर चुके हैं और वेद जी, आपने कहा था कि बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसका अभी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। खास तौर से आज जो परिस्थिति बनी है, उम्मीद भी नहीं थी। हालांकि पुलिस फोर्स पूरी तरीके से डिप्लॉयड थी, पूरी सीरियसनेस दिखाई जा रही थी, लेकिन सवाल ये उठता है, जैसा कि मुझे मेरे तमाम सहयोगियों ने बताया कि एक दिन पहले यानी थर्सडे को, कल के दिन, तमाम पीस कमेटियां होती हैं, उनसे मुलाकात की गई, बातचीत कर ली गई, सब कुछ कह दिया गया कि सब कुछ अच्छा होगा, गुडी होगा। आज अचानक से ऐसे हो जाना, किसी को कोई अंदाजा नहीं, कोई आशंका नहीं थी और एक फ्लैश मॉब अचानक से देश के कोने कोने से निकलकर सामने आ रहा है। ये नमाजी तो नहीं हो सकते? देखिए लावनी जी, जो इसकी शुरुआत हुई वो हेट स्पीच को लेकर हुई थी कि नुपुर शर्मा ने और नवीन कुमार ने कुछ ऐसी बातें कही थी जो एक विशेष वर्ग को आहत कर गई जी। उसके बारे में महाराष्ट्र में मुकदमा दर्ज हो चुका है और कल दिल्ली पुलिस ने 33 लोगों के खिलाफ, जिनके भी इस तरह के कंटेंट्स मिले हैं कि उन्होंने हेट स्पीच की है, उनके खिलाफ साइबर सेल ने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए। अब ये जो गिरफ्तारी की मांग की गई है, मुझे नहीं पता इनके कौन वकील है, कौन लोग को समझाते हैं। इसमें अंडर 7 इयर्स ऑफ सजा का प्रावधान है, जिसमें कि अरेस्ट, फिजिकल अरेस्ट नहीं हो सकती अनटिल अनलेस
कोई रिकवरी की जानी है। अब जबरदस्ती यदि कानून के ये अड़ जाए कि अरेस्ट कर लो, तो ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। ये उनकी देश अरेस्ट संविधान से बनती चलता नहीं है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये लोग जो हवाला देते हैं ये संविधान को मानते का है, इनका तो अपना शरिया होता है। अभी मेहताब उस्मानी साहब जुड़ेंगे तो मैं उनसे सवाल करूंगी, लेकिन मेरा सवाल वेदभूषण जी ये था कि जो भी सिचुएशन बनी है, क्योंकि आप पुलिस महकमे को बहुत अच्छे से जानते समझते हैं, इस तरीके की जो भी फोर्सेस, जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, उनके बारे में हर शहर में एलआईयू को पहले ही कुछ जानकारी मिल जाती है। क्या आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कहीं से इंटेलिजेंस में, जो लोकल एलआईयू की मैं बात कर रही हूँ, क्या कुछ कमी रह गई, कुछ चूक हो गई? क्योंकि लावनी कोई चूक नहीं हुई है, ये प्रदर्शन नहीं है, ये केवल हिंसा है। क्योंकि इसमें कोई परमिशन ना तो इन लोगों ने ली ना बताई। पुलिस ने तमाम तरह के एहतियात जो भी पुलिस कर सकती थी बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम किए। क्योंकि सरकार के, पुलिस के हाथ बंधे हुए होते हैं, कानून की डायरेक्शन और कानून को मानने वाले लोग होते हैं, वही कार्रवाई करते हैं। और प्रदर्शनकारी जो हिंसक है, कानून को मानते, संविधान को मानते, वो लोग हैं ये लोग जिनको कायदे के अंदर बहरीन में और कतर की जो एम्बेसीज है वहां प्रदर्शन करना चाहिए था। इनको प्रदर्शन करना चाहिए था पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एम्बेसीज के बाहर। वहां जाकर इनको अपनी बात रखनी चाहिए थी कि आप हमारे देश के अंदरूनी मामलों में किस तरह हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो वो वहां ना जाकर जो इनको भड़काया जा रहा है, और आज ये चूंकि एक जुम्मे का इनका बताते हैं बड़ा एक पाक दिन होता है, उस मुझे नहीं समझ में आता कि वो पाक दिन के अंदर किस तरह से लोगों को इंस्टिगेट किया गया कि वो अचानक सड़क पर आ गए और पथराव करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया, पुलिस की गाड़ियों को न केवल जलाया गया, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हुई। और आपने कहा कि पुलिस के हाथ बंधे होते हैं, कुछ ऐसी टाइज एंड डाइज होती हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये अफगानिस्तान नहीं है सर, ये हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में अगर पुलिस वालों को अपनी रक्षा के लिए अपनी सीनियर ऑफिसर्स के आगे अगर गुहार लगानी पड़े, अगर वो बेबस हो जाएं, तो वाकई ये हिंदुस्तान के लिए, हर भारतीय के लिए शर्म की बात है सर। ये तस्वीरें इसलिए घातक हैं। रमाकांत जी, आप सरकार में हैं, सरकार का आप पक्ष रखने के लिए यहां पर हैं। यहां तो ये उत्पाती आपको खुलकर चुनौती दे रहे हैं सर। देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करूं, आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करूं, सांस्कृतिक नगरी प्रयागराज की बात करूं, या फिर मुरादाबाद की, देवबंद की, सहारनपुर की, पश्चिम बंगाल की, कश्मीर की, तेलंगाना की, सर उंगलियां 10 ही होती हैं, लेकिन जो ये संख्या है ना, इससे कहीं ज्यादा है। लावनी जी, यहाँ पर ये प्रदर्शन नहीं बल्कि एक डराने की प्रक्रिया थी। पैनल अलग अलग विजुअल्स भी दिखाते रहे, हमारे गेस्ट अपनी बातें भी रखते रहेंगे और विजुअल्स भी दिखाते रहेंगे। जी, ये डराने की एक प्रक्रिया थी, क्योंकि प्रदर्शन का एक प्रोटोकॉल होता है। और ये जिस तरह से प्रदर्शन हुआ था विभिन्न प्रदेशों में, इवन की दिल्ली के अंदर में ही जो प्रदर्शन हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर में विभिन्न स्थानों पर हुआ, वो प्रदर्शन के लिए कम से कम एक प्रोटोकॉल होता है, एक सुनियोजित तरीका होता है और उस तरीका को फॉलो करना होता है। लेकिन यहाँ पर न कोई प्रदर्शन था, कुछ नहीं था, बिल्कुल ये डराने की प्रक्रिया थी। निश्चित तौर पर जिस तरह से लूटपाट की गई, जिस तरह से आगजनी की गई, जिस तरह से दुकानों में लूटपाट हुई, बच्चों को आगे करके पोस्टर उनके हाथ में लगाए गए, पाकिस्तानी झंडे लहराए गए, ये सब सारा दिखाता है जो कि ये उन्होंने अपने आप को शक्ति प्रदर्शन के रूप में इस चीज को देखा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो कि निश्चित तौर पर चाहे प्रदेश कोई भी हो, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली के अंदर में दिल्ली के इमाम से जब पूछा गया, जब जामा मस्जिद से नमाज पढ़ करके बाहर आए, वहां पर जब प्रदर्शन हुआ, तो इमाम साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो नहीं पता किसने ये प्रदर्शन किया, कौन थे ये लोग। निश्चित तौर पर कानून को धत्ता बनाने की कोशिश करने वाले जो भी अराजक तत्व थे इसमें, उनको कभी कहीं पे भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर में हो, चाहे दिल्ली के अंदर में हो, चाहे विभिन्न देश के किसी भी कोने में हो। निश्चित तौर पर सर, लेकिन वो चुनौती बन गए पुलिस, सर वो चुनौती बन गए आपके लिए। आप कह रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा, मान लेते हैं हम कि नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन चुनौती तो उन्होंने खड़ी कर दी, चुनौती ऐसी खड़ी की है। जी लावनी जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये पुलिस की ही चुस्त और फुर्ती थी, जो चुस्ती मतलब कहते हैं, जो कि उनकी पूरी तरह से एक संवेदनशीलता के तहत जिस तरह से उन्होंने अपने आप को वहां पर दिखाया, ठीक है, निश्चित तौर पर इसीलिए किसी तरह का और कोई वहां पर कैजुअलिटी नहीं हुई। सर कैजुअलिटी का इंतजार हो रहा था क्या सर? कैजुअलिटी होती तब इसे बड़ा मानते हैं।
अभी ये शुरुआत है, इसीलिए मैंने कहा ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है सर, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आप फिर क्या चाहते हैं, द एंड क्या चाहते हैं? सवाल ये। पवन, मैं आपके पास पहले आऊंगी और मुझे पता चला ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पवन आपके पास पहले आते हुए, क्योंकि एक चीज है यहाँ पर, ये जो खबर आई कि पहले ही अमन कमेटी, पीस कमेटी से बात की गई थी, तो फिर अचानक से इतनी भरी संख्या में इतनी भारी भीड़ का निकल आना, क्योंकि आप वहाँ लगातार कवर करते हैं, मैं जिन इलाकों की बार बार आपसे बात कर रही हूँ, वहाँ पर जुमे के दिन बहुत ज्यादा उस पूरे इलाके पर पुलिस की नजर होती है, वहां पर गश्ती भी होती है। एक दिन पहले अगर सारी चीजें तय कर ली गई थी शांति व्यवस्था को लेकर, तो फिर ये भीड़ अचानक से आई कैसे? क्या किसी तरीके का व्हाट्सएप ग्रुप, क्या किसी का नाम सामने, क्या मस्जिद से कह रहे हैं कि ऐलान नहीं हुआ? वहां पर जितने मौलाना है हर जगह से यही कहा जा रहा है, लेकिन अचानक से सब कैसे आ गए? इस बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? पवन की आवाज मुझ तक दीजिए जी। पवन, अभी जो कि अभी जितनी भी कार्रवाई की जा रही थी, बातचीत की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं लगातार डीजी जो के थे, डीएम थे, उन्होंने सुबह से ही वो हेलो जी पवन कंटिन्यू करें। जी लावण्या, आवाज आ रही है मेरी? मैं आगे बढ़ूं उससे पहले अपने दर्शकों को एक जानकारी और देते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की तरफ से कह दिया गया है कि उनका कोई भी नुमाइंदा किसी भी टीवी डिबेट पर बात रखने के लिए नहीं आएगा। अब आप समझ सकते हैं कि क्योंकि आज हुआ क्या है, उस सच से जुड़े हुए जब सवाल पूछे जाएंगे तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए सभी मेंबर्स से ये कह दिया गया है। और इस पूरे डिबेट में भी हमारे साथ जिन मुस्लिम स्कॉलर्स को जुड़ना था, मुझे अभी ये जानकारी मिली है कि वो डिबेट में आने से मना कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आज अपने आप को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि संविधान का हवाला देके विरोध की बात करेंगे, लेकिन विरोध पत्थरबाजी से नहीं होता, विरोध आगजनी से नहीं होता, विरोध पुलिस वालों पर बल दिखाने से नहीं होता, विरोध हिंदू समाज पर बल दिखाने से नहीं होता, विरोध गर्दन काटने से नहीं होता। लोकतंत्र में विरोध की एक परिभाषा तय की गई है संविधान के दायरे में रहकर, लेकिन क्या ये लोग संविधान को मानते हैं? ये बड़ा सवाल है। पवन कंटिन्यू करें और फिर मैं रजत जी के पास जाऊंगी। जी लावनी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि लगातार यहाँ पे सुबह से ब्रीफिंग की जा रही थी और अब डीएम एसएसपी कर रहे थे, पर जी उनके पास जैसे भी था कि फुल्ली जो इनका प्लान था कि नमाज के बाद हमें ये प्रोसेस करना है, अचानक इतना हुजूम जो जुड़ाया, वो कहीं ना कहीं इनका प्लान था, जो कि मदरसे से प्लान किया गया था, मस्जिद में प्लान किया गया था, जो अचानक से एक मैसेज दिया था। मैं आपको रोकना चाहूंगी पवन, इस वक्त देखिए जो तस्वीरें इस वक्त आप सुदर्शन न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, ये रांची की तस्वीरें हैं, हनुमान मंदिर की तस्वीरें। हनुमान मंदिर पर पत्थरबाजी, मंदिरों को निशाना बनाना, ये कौन सा विरोध है? जरा इसे अगर हो सके तो ये हनुमान मंदिर, जहां पर रांची में हनुमान मंदिर को निशाना बनाया गया, इसका एम्बियंस करके अगर पैनल सुना सकें, वहां पर क्या स्थिति थी? देख रहे हैं पूरी मंदिर के ऊपर पथराव हुआ है, देख सकते हैं मंदिर। तो सड़क के पूरी सड़क पर पत्थर पड़े होते हैं, हनुमान मंदिर को निशाना बनाया जाता है, वहां गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है। रांची में इस वक्त कर्फ्यू लग चुका है, ये हालात है। ये कैसा विरोध है? सवाल यही है। पवन जल्दी से अपनी बात पूरी करें। आपको ये बताना चाह रहा था कि जिस तरह से यहाँ पे जो पुलिस फोर्स ने सुबह से मुस्तैद थी, पर कहीं ना कहीं इनकी ये जो ग्रुप चैट हुई, कहीं ना कहीं ये मस्जिद में या मदरसे में, बताना चाहो अटाला, जिस तक आपको पता है, आप तो खुद ही इलाहाबाद की प्रयागराज की है, अटाला दूसरा संदेश से एरिया यहाँ पे फुल्ली प्लान किया गया था। जब ये नमाज पढ़ के निकले हैं और बगल में मस्जिद था, बगल में मदरसा, तो वहाँ एक फुल्ली प्लान जो हुजूम जो इनका हुजूम करके आया। और सबसे बड़ी बात लावनी, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें जो बच्चे थे, छोटे बच्चे जो 8 साल 10 साल 12 साल, उनको आगे करके जो पथराव किया गया, छतों से पथराव किया गया, गली से कुच्चे से वहां से पथराव किया गया। और ये इनका फुल प्लान था कि आज प्रयागराज को बिल्कुल दहलाना है, हमें आर्चरी फैलाना है, यहाँ के जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और उन्होंने किया भी, कहीं ना कहीं पीएससी गाड़ी जला दी गई, बाइक को जला दी गई, प्लस आप कुछ हमारे मीडिया कर्मी चोड़ा, फिर मेरा भी मोबाइल भगदड़ में कहीं ना कहीं टूट चुका है। तो इनका पूरा टारगेट था कि कहीं ना कहीं पुलिस को और जितने भी उनके अधिकारी है, और कहीं ना कहीं जवान जो आरएफ के जवान है, उनको भी चोट लगी है, उनके सर पे चोट आ गई है, उनके पैरों में बिल्कुल लघु लगान हो चुके थे। तो लावनी, ये इनका एक फुल्ली प्लान था कि आज प्रयागराज को दहलाना है, क्योंकि ऐसा बता था तो प्रयागराज
सोचा गया था, क्योंकि यहाँ के एसएसपी डीएम ने बिल्कुल मुस्तैदी से काम किया, पर कहीं ना कहीं ये भी कहते कहीं ऐसे क्या चूक हो गया कि अचानक ऐसा हुजूम आया जिसको कंट्रोल नहीं करेगा, और ये गली कुच्चे से जो कि छतों से पथराव किया है, छतों से भी पथराव किया गया, गलियों से पथराव किया गया, छोटे बच्चे सामने आए, महिलाओं को सामने रखा गया। रजत, आपके पास आते हुए, योगी सरकार के पहले कार्यकाल में, ये उनके पहले कार्यकाल की खूबसूरती थी, कहा जाता था कोई दाग नहीं है, लेकिन ये 2.0 के 2 महीने ही, अभी 2-3 महीने ही बीते और ऐसी तस्वीरें सामने आ जाना, ये तो खुल्लम खुल्ला चुनौती हो गई। इनको नमाजी तो नहीं, उत्पाती ही कहेंगे। इन उत्पातियों की चुनौती को सरकार कैसे ले रही है अब? और क्योंकि लखनऊ में भी हमने देखा कि 1-2 इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। ये दंगाई है, स्पष्ट तौर पर दंगाई है। इनको उत्पात जी आज जो हुआ, आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुआ, उसमें जो गलती शासन ने कानपुर के मसले में करी थी, ठीक वही गलती आज भी पुलिस की तरफ से हुई। इंटेलिजेंस का टोटल फेल्योर था। कल कमेटियों के नाम पर, भाईचारा कमेटियों के नाम पर, अमन चैन के नाम पर पेठे खाए गए, खामियाजा आज पुलिस को पत्थर खा के भुगतना पड़ा। ये गलती पिछली बार भी हुई, कानपुर में भी हुई, और आज भी यही हालात देखने को मिले। कुल मिलाकर फिलहाल जो चैलेंज इस समय यूपी सरकार के सामने है वो ये है कि पहले तो जो स्थिति है इसको नियंत्रण में करे, क्योंकि अलग अलग छोटी छोटी गलियों से जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है, छतों से जिस तरीके की पत्थरबाजी हो रही है, आपने ड्रोन उड़ाए, आपने तमाम जो इंस्पेक्शन थे वो कराए, लेकिन बावजूद उसके पत्थरों का जमावड़ा था, बावजूद उसके वहां से पत्थरबाजी हुई। जो पेट्रोल बम तक की सिचुएशंस बनाई गई वो सब वहां पे बना के रखे गए। मतलब कुल मिला के जो एक प्रिपरेशन होनी चाहिए किसी भी दंगे को भड़काने के लिए, वो प्रिपरेशन की गई थी, और पुलिस इसको भांपने में नाकामयाब रही। ये बात पुलिस को माननी पड़ेगी और अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को और बेहतर बनाना पड़ेगा। अब जो चैलेंज है फिलहाल, पहला चैलेंज तो ये है कि जो स्थिति खराब है उस स्थिति को कंट्रोल में करे। हालांकि योगी आदित्यनाथ इस तरीके के मसलों में कठोर एक्शन लेते हैं। कानपुर का जो पूरा मसला हुआ था उसके बाद ताबड़तोड़ जिस तरीके से कार्रवाइयां हुई, उसने ये साबित जरूर किया कि अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके के दंगा करने की कोशिश की जाएगी तो कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई तब हो रही है जब दंगा हो जा रहा है। कार्रवाई तब हो रही है जब दंगा हो जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। वेदभूषण जी, आपके पास आऊं उससे पहले, क्योंकि सरकार का पक्ष रखने के लिए रमाकांत जी भी हैं। रमाकांत जी, दंगा हो जा रहा है, फिर कार्रवाई हो रही है, यही सवाल, पहला सवाल मेरा भी आपसे भी यही था कि क्या इंतजार कर रहे हैं आप लोग? और सबसे बड़ी बात कि जो परिस्थिति आज बनी है, उन परिस्थितियों को देखते हुए कानपुर में जो कुछ हुआ था उसके बाद लग रहा था कि अगले जुमे को ऐसी कोई तस्वीर बन सकती है, ऐसी तस्वीरें आ सकती हैं, तो फिर क्यों ऐसा हुआ कि आज पूरे देश से ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही है? अभी मैंने एक तस्वीर और हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रही थी, जरा दिखा देते हैं एक बार, फिर मैं आपके पास आती हूँ। महाराष्ट्र सोलापुर की तस्वीरें हैं, वहां तो इस कदर लोग निकल के आए, सीधे सीधे ये शक्ति प्रदर्शन है। भारत माता का झंडा का तिरंगा ले रखा है सिर्फ दिखावे के लिए, लेकिन मैक्सिमम देखिए चांद तारे वाले झंडे हैं, और यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी ये सीधे सीधे विरोध के नाम पर इकट्ठा हुई थी, या फिर शक्ति प्रदर्शन था, या चुनौती थी इस देश के बहुसंख्यकों को? एक चुनौती छोटे ओवैसी ने दी थी, 10 मिनट के लिए पुलिस रुक जाए, फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, और एक चुनौती आज पूरे देश से सामने आई है। रमाकांत जी, रमाकांत जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि एक जैसा तरीका, जिस तरह से ये प्रदर्शन नहीं, बिल्कुल मैं पहले ही बता चुका हूं, ये डराने की प्रक्रिया और ये शक्ति प्रदर्शन की तरह का है। निश्चित तौर पर कहीं ना कोई ऐसा हुआ है जो जिसकी संभावना जांच एजेंसियों को पूरी शिद्दत के साथ, संवेदनशीलता के साथ देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक तरीका, जैसे प्रयागराज में घटना घटी, वही चीज मैं देख रहा हूं कानपुर के अंदर में, वही चीज लखनऊ के अंदर में, आप महाराष्ट्र में देखें, जम्मू में देखें, झारखंड में देखें, बंगाल में देखें, ये बिल्कुल ये जांच का विषय है, और निश्चित तौर पर जांच एजेंसी इसके ऊपर में पूरी तरह से ध्यान और शिद्दत के साथ देख रही होगी। मैं मात्र इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर प्रदर्शन अगर करना ही था तो प्रदर्शन के लिए जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के तहत होना चाहिए था, लेकिन देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा। किसी के प्रदर्शन से कानून के ऊपर में दबाव बना करके, संविधान के ऊपर में दबाव बना करके कोई अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा, ये बिल्कुल संभव नहीं होगा। इस देश के अंदर में तो संभव नहीं होगा।
जब हम देखते हैं जो कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, ऐसे परिस्थितियों में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और ये मैं बिल्कुल विश्वास स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ। रह गई बात, जो कुछ विषय ऐसे हैं जो जांच के अंदर में है, थोड़ा सा जांच होने दीजिए। निश्चित तौर पर इसका कहां से इसका उद्भव हुआ, कहां से इसका कमेंसमेंट हुआ, निश्चित तौर पर वो आ जाएगा सामने में, फिर हम लोग बात रखेंगे उस चीज की। बिल्कुल। रजत, आपके पास आते हुए जल्दी से कि क्या अभी तक इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि क्या किसी तरीके का कोई मैसेज थ्रो हुआ था, जैसा कि कानपुर में हमें समझ दिखा था कि व्हाट्सएप चैट्स बहुत सारी सामने आई थी, या अचानक से फ्लैश मॉब कैसे इकट्ठा हो जाती है? आई थिंक रजत हमारे साथ नहीं है, रजत को दोबारा जोड़ने की कोशिश करें। वेद भूषण जी, आपके पास आ रही हूँ। वेद जी, जो ये परिस्थितियां बनी है, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि कई जगहों से हमें ये खबर मिली कि जो नमाज का वक्त था वो तो 1:30 से मान लीजिए 1 बजे से इकट्ठा होना शुरू होते हैं, 3 साढ़े 3 बजे तक सब कुछ पैकअप हो जाता है। लेकिन कई जगहों से शाम जैसे जैसे हो रही है वहां से वैसी तस्वीरें आई। रांची में जो शुरू हुआ, नमाज तो कब की खत्म हो चुकी थी, 5 सवा 5 बजे से वहां बवाल शुरू होता है। ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी नमाज खत्म हो गई, उसके 1 घंटे के बाद ये तस्वीरें सामने आने लगी। तो ये जो सवाल खड़ा करता है कि क्या एक बार फिर से कानपुर हिंसा में जैसे कोई व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए या किसी मैसेज, सोशल मीडिया मैसेज के प्लेटफॉर्म के जरिए ये पूरा थ्रो किया गया, और जो ये पास ऑन हुआ मैसेज उसके बाद ये मॉब सामने आती है, तब भी हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं से इंटेलिजेंस चूक हो गई? देखिए, कोई इंटेलिजेंस चूक नहीं हुई। अब इसको आप जलियांवाला बाग तो बना नहीं सकते कि आप तमाम फायरिंग कर दे, पुलिस टैंक लाके रोन दिए जाए। क्योंकि एक सिस्टम है, प्रक्रिया के तहत काम किया जाता है। इंटेलिजेंस एजेंसी तमाम तरह की लेती है और फोर्स की डिप्लॉयमेंट की जा सकती है। ये तो हाल तब है जब एक पुलिस की एक फायरिंग से एक भी आदमी नहीं मरा, इंजर्ड नहीं हुआ। सर, जलियांवाला बाग में आपको, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, आप जलियांवाला बाग मत बनाइए। हाँ, लेकिन तो आप इंतजार ये भी मत करिए कि कश्मीर में जो हुआ 1990 में वो फिर देश के कोने कोने में वो भी होने लगे। सर, ये भी देखना होगा। तो इतना ऐसा लगाम इतनी ढीली नहीं है पुलिस, आप इतनी कमजोर नहीं है। देश का शासन, आप थोड़ा धैर्य रखे। लावनी इतना धैर्य नहीं रखे, थोड़ा सा इतने जल्दबाजी में निर्णय ना ले कि ये कुछ हो जाएगा, कश्मीर बन जाएगा। बहुत मजबूत प्रशासन है, टाइम आएगा जवाब दिया जाएगा। परंतु एक सरकार की, पुलिस की एक अपनी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से नहीं जा सकते। दूसरा पक्ष यदि ब्लैकमेलिंग करने पे आ जाए तो उस ब्लैकमेलिंग का जवाब दिया जाएगा। पर इस एप्रीहेंशन में कि वहां दंगा हो जाए, वहां पर फायरिंग कर दी जाए और हजारों आदमियों को डिटेन कर दिया जाए, ये कोई जस्टिफाई, कोई अदालत, कोई देश कानून मानेगा नहीं। इसलिए मैंने पहले कहा था, सरकार के पुलिस के हाथ जो सामने पक्ष है कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी भी सर हमारे कानून में, सर हमारे कानून में, हमारे लोकतंत्र में ये खूबसूरती है कि विरोध के लिए एक पैसेज दिया गया है। मानती हूँ मैं। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि एक प्रदर्शनकारी और एक दंगाई, एक उत्पाती में क्या अंतर होता है सर? देखिए, जहांगीरपुरी में जब दंगे हुए तो आज जो लोग हैं उनको प्रदर्शनकारी आप कहेंगे? ये प्रदर्शनकारी नहीं है। मैंने शुरू में कहा है कि ये प्रदर्शनकारी नहीं है, हिंसा के कोई नुमाइंदे हैं लोग। प्रदर्शन पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, इसको आप साइलेंट प्रोटेस्ट नहीं कह सकते। ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट है। इसकी जड़ें तमाम तरह की चीजों की इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है, तमाम चीजों के खुलासे होंगे। आप पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से कहां से इनके कनेक्शन जुड़े हुए हैं, पीएफआई से जुड़े हुए हैं, या कौन लोग इनको भड़का रहा है, कौन लोग इनको आगे कर रहा है, तो ये तमाम चीजें जांच का विषय है। ठीक है, जांच का विषय है। ठीक है, जांच का विषय है। मैं पवन को देख पा रही हूँ स्क्रीन पर, शायद रजत जी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। पवन, क्या अभी तक ऐसा कोई इनपुट मिल पाया है कि क्या कोई मैसेज थ्रो ऑन हुआ था जो ये मॉब इकट्ठा हुई थी? पवन, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो जी, और मुझे थोड़ा क्लियर करें कि अभी आप किस इलाके में हैं, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। जी, इस वक्त मैं अटाले पे लावनी, मैं इस पर अटाले पे खड़ा हुआ हूँ। जी, इस वक्त मैं अटाले पे खड़ा हुआ हूँ, लावनी बताना चाहता हूँ, जहाँ से पूरी सुबह जो वारदात हुई थी नमाज पढ़ने के बाद। इस वक्त मैं अटाले पे इसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे पथराव हुआ था, लगातार पथराव चल रहे थे, जहाँ पे पूरी फोर्सेस खड़ी हैं। फिलहाल अभी तो जांच का विषय बना हुआ है, जांच की जाएगी, कुछ जो पकड़ा जा रहा है उनसे पूछा जा रहा है कि क्या पूरी प्लान थी। पर कहीं ना कहीं नमाज के बाद जो ये जो फुल प्लान था कि हमें अभी तक कुछ लोगों को डिटेन किया गया है?
जी बिल्कुल डिटेन किया गया है, कुछ लोगों को पकड़ा गया है, बिल्कुल उनसे पूछताछ की गई है, उनको रखा गया है। पूछताछ लगातार उनके जो है वहाँ पे अधिकारी हैं जो से पूछ रही है, उनसे जानकारी ले रही है कि आखिर ये कौन किया था, इसका मास्टरमाइंड कौन था, ये पूरे फुल्ली प्लान कौन किया था। तो ये बातचीत की जा रही है और जानकारी ली जा रही है कि ऐसे कौन से लोग थे जो इतना बड़ा अपराध किया, जो इतना बड़ा जो फुल प्लानिंग के साथ हुजूम के साथ जो लोग चले आए और पथराव किया, आर्जरी की, तोड़फोड़ की, लोगों गाड़ियां तोड़ी, बसेस जलाई, पीएससी की और बाइकें जलाई। तो लावनी कहीं ना कहीं ये जांच का विषय बना हुआ है। लोग ठीक है, जांच का विषय। रमाकांत जी, लास्ट कमेंट आपका, क्योंकि सरकार से बहुत उम्मीदें। अब एक बहुत ही तीखा सवाल है, आजकल तो तीखे सवाल पूछने पर बहुत सारी धमकियां मिलने लगती है, बहुत तरीके से लोगों को नाराजगी हो जाती है, लेकिन क्या करें, कुछ सवाल सत्य होते हैं, उनको पूछना पड़ता है। आज की तस्वीरें देखने के बाद अब भी कहेंगे कि अल्पसंख्यक मंत्रालय होना चाहिए, अल्पसंख्यक आयोग होना चाहिए साहब, अब भी होना चाहिए आज के शक्ति प्रदर्शन के बाद? देखिए लावनी जी, ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो संवैधानिक विषय होता है, संवैधानिक शब्द होते हैं, और जो कानून व्यवस्था के अंदर में या जो चीज हमारे दायरे से बाहर है उसके ऊपर में टिप्पणी करना मैं उचित नहीं खास करके समझता। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं, कोई भी कानून को हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं आपको, और स्पष्टता के साथ कह रहा हूं। ठीक है, यानी कोई भी अगर दंगाई होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार, प्रशासन, समाज सभी एक्टिव मोड में आ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसी तस्वीरें अब ये फसाद का जुमा अगला जुमा ना बने, क्योंकि विरोध करने के कुछ तरीके होते हैं। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार हर किसी के पास है, लेकिन विरोध की खूबसूरती उसकी सीमाओं में रहकर करने में है, न कि ऐसे दंगा, उत्पात, उपद्रव करने में है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का, हम तक ये तमाम बातों पर अपनी राय रखने का। तो फसाद का ये जुमा, देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें आई हैं, लेकिन इन तस्वीरों के बाद सवाल यही खड़ा हो रहा है कि विरोध के नाम पर ये क्या किया गया, जिन लोगों ने किया, जिनके द्वारा किया गया, उनकी तरफ से अगर संविधान का हवाला बार बार दिया जाता है तो आज जो कुछ भी हुआ है क्या ये संविधान के दायरे में है? आकलन जरूर कीजिएगा। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।